Assalamualaikum, my dear students. I'm your MDCAT mentor Zubair Ahmed Safi, and this is the second lecture of fluid dynamics. And this is just a quick overview of the topic terminal velocity, as this is very important topic. In the previous lecture, we have discussed about viscosity, drag force, and terminal velocity in details. But this is just a quick overview. As you all know, कि terminal velocity ये एक हाई yielded टॉपिक है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से. सो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, आप लोगों को पहले से कंसेप्ट है भी, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है डिटेल के साथ. इट इज द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ विस्कस फ्लूइड. किसी भी विस्कस फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है और वो जो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेगा ना आफ्टर सम टाइम, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी. It is the maximum and constant velocity attained by a falling objects in a viscous fluid. So, इसकी कंसेप्ट में स्टूडेंट्स को कुछ यूं समझाता हूं. एक स्फेरिकल बॉल को मैंने कंसिडर किया है जिसकी रेडियस r है, इसका वेट डाउनवर्ड है, इस पर ड्रैग फोर्स अपवर्ड है, ठीक है, और इसको अभी तक मैंने हाइट से रिलीज नहीं किया है, ये स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है. As you all know, drag force is directly proportional to velocity to the speed of the flowing object in any viscous fluid. So, as the velocity increases, the drag force will also be increases. So, जब तक velocity जो है 0 है, drag force भी 0 है इस केस में, क्योंकि इस बॉडी ने अभी तक मोशन स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है. जो ही मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूँ, इसकी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है. लेट सपोज 1 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इस पर ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड. ओके, तो ड्रैग फोर्स भी इसके साथ इंक्रीज होने लगेगा. तो वेलोसिटी जब 1 मीटर पर सेकंड हो गई, ड्रैग फोर्स भी 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है. ये जस्ट मैंने वैल्यूज आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं. यहाँ पे देखे, फिर जब इसकी वेलोसिटी और भी बढ़ गई, क्योंकि नीचे आने से वेलोसिटी बढ़ती है ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी. ओके, तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, इस पर ड्रैग फोर्स भी है जो 2 न्यूटन तक पहुंच गया. एंड जब इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो इस पर जो ड्रैग फोर्स होगा वो 3 न्यूटन हो जाएगा. एंड यू ऑल नो के ड्रैग फोर्स विल नेवर बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और जब ड्रैग फोर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का इक्वल हो जाए, ठीक है, जब ड्रैग फोर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाए, तो द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज नहीं किया था, तो इस पर ड्रैग फोर्स भी 0 था, इसकी वेलोसिटी भी 0 थी. जब मैंने रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, और जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है, तो इस पर ड्रैग फोर्स भी क्या हो गया, मैक्सिमम. And this drag force will be equal to the weight of the object, and the velocity attained in this case is equal to the terminal velocity. ठीक है, ये जो है जब भी किसी ऑब्जेक्ट का ड्रैग फोर्स वेट का इक्वल हो जाए, तो that is the maximum drag force, and the velocity is the maximum velocity, and the velocity is constant, and that is called terminal velocity. ठीक है, ये जस्ट एक कंसेप्चुअल ओवरव्यू थी इस टॉपिक की. अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस. केस नंबर 1, व्हेन द ड्रैग फोर्स इज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब ड्रैग फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट का इक्वल नहीं है, ठीक है, इन केसेस को देख के, तो नेट फोर्स भी 0 के बराबर नहीं होगा. वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, एंड ये मोशन एक्सेलरेटेड होगा. एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, इसकी इनिशियल स्टेट में वेलोसिटी 0 थी, फिर बढ़ती गई. तो जब वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये मोशन जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा. लेकिन लास्ट में फिर इसकी वेलोसिटी ड्रैग फोर्स की, जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो ड्रैग फोर्स भी मैक्सिमम होगा, और जब ड्रैग फोर्स वेट का इक्वल हो जाए, तो ये पर क्या, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी ये ऑब्जेक्ट. और इसका एक्सेलरेशन के अगर हमें ड्रैग फोर्स गिवन हो और मास गिवन हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन की केस में. केस नंबर 2 ये है कि जब ड्रैग फोर्स वेट का इक्वल हो जाए, तो दिस इज द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स
the velocity is maximum and the velocity must be constant and the acceleration will be zero. जब velocity change ही नहीं हो रही है तो acceleration हमारे पास zero होगा. ठीक है, ये कुछ important points. Drag force can never exceeds the weight of an object. ड्रैग फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा नहीं हो सकता. एंड वेलोसिटी कैन नेवर एक्सीड्स द टर्मिनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी कभी भी टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती. लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि हम बयानसी फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे. और बयानसी फोर्स क्या चीज है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल वेट एंड अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस फ्लूइड. ठीक है, दैट इज कॉल्ड बयानसी फोर्स. तो उसी फोर्स को हम जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ड्रैग फोर्स कभी भी वेट से ज्यादा नहीं होगा और वेलोसिटी कभी भी टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होगी. ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स ये देखना. इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इन अ विस्कस फ्लूइड द वेट इज 10 न्यूटन, सो द ड्रैग फोर्स कितना होगा इस ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ड्रैग फोर्स वेट का इक्वल हो जाए तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी. ठीक है, और ये जो इसका वेट है ये तो ड्रैग फोर्स का इक्वल हो चुका है, तो ड्रैग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 10 न्यूटन. ठीक है, अगर ड्रैग फोर्स मेरे पास 30 न्यूटन हो गया तो वेट कितना होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है? तो जब ड्रैग फोर्स 30 न्यूटन हो गया तो वेट भी 30 न्यूटन हो जाएगा. और फॉर द सेम कंडीशंस द मास, तो वेट को g पे डिवाइड करें हमारे पास, क्योंकि w इज इक्वल टू एम जी. तो जब वेट को मैं g पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मास का इक्वल होगा इस ऑब्जेक्ट का. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखें, क्योंकि ये मैंने नम्स और MC के टेस्ट में देखे थे. इसी तरह के MCQs जो है वो बार बार वहाँ पे आए हैं, कंसेप्चुअल MCQs है. ठीक है, अच्छा, तो टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास? इनिशियल इक्वेशन दैट इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय 6 phi eta r एंड दिस इज द वेट डिवाइड बाय 6 phi eta r. सो इसी इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, terminal velocity is directly proportional to g and terminal velocity is inversely proportional to viscosity. अच्छा, कुछ important conditions इस इक्वेशन के हवाले से आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ये नम्स के टेस्ट में मैंने देखा था. ठीक है, कि 2 ऑब्जेक्ट्स, लाइटर ऑब्जेक्ट है एक और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, वो हमने फॉल किए सेम हाइट से सेम टाइम में सेम फ्लूइड में. ठीक है, तो कौन जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी अर्लियर गेन करेगा एंड कौन जो है वो ग्राउंड को फर्स्ट हिट करेगा? ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, फॉल्स फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम एट द सेम फ्लूइड. ठीक है, विच विल गेन टर्मिनल वेलोसिटी अर्लियर एंड विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एज यू ऑल नो कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर यहाँ पे देखें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है मतलब कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है. ठीक है, और अगर वेट कम है तो मतलब कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है. सो जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, लाइटर, उसका वेट कम है, वो टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन करेगा. सो द वन विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी अर्लियर, क्योंकि जिसका वेट कम होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी और जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी तो मतलब कि वो टर्मिनल वेलोसिटी अर्लियर गेन करेगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से. आप लोगों से MCQs इसी तरह पूछे जाएंगे. एंड विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, ग्राउंड कौन पहले हिट करेगा? सो द वन विद लार्जर वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो आगे निकल जाएगा और वो ग्राउंड को फर्स्ट हिट करेगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट विद जो जिसका वेट कम हो. ठीक है, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें कि 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक लाइटर है एक हैवियर है. लेट सपोज मैं एक 1 ग्राम कंसिडर करता हूँ और एक 4 ग्राम कंसिडर करता हूँ, तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा और कौन सा जो है वो ग्राउंड को जल्दी हिट करेगा? तो 1 ग्राम वाला टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन करेगा क्योंकि उसका वेट कम है, और 4 ग्राम वाला ग्राउंड को जल्दी हिट करेगा क्योंकि वो आगे निकल जाएगा, उसको टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है. ठीक है, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये आप लोग याद रखें. अच्छा,
नेक्स्ट स्लाइड जो मेरे पास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, वो ये है, सॉरी, अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी का जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 2/9 इंटू रो आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई एटा। फ्रॉम दिस इक्वेशन मैंने लिखा है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी, एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर मैं आर को 2 टाइम करूं तो टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशन है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह दिया गया हो कि अगर हमने आर स्क्वायर को डबल किया, आर स्क्वायर, आर को नहीं आर स्क्वायर को हमने डबल किया, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास डबल हो जाएगी, ठीक है, 4 टाइम्स नहीं होगी। आर स्क्वायर को अगर मैंने डबल किया तो टर्मिनल वेलोसिटी डबल हो जाएगी, और अगर आर को मैंने डबल किया तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर आर को मैंने हाफ किया तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखें। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो कि कंडीशन है कि 2 ऑब्जेक्ट्स विद सेम मास, ठीक है, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है तो इसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। और अगर 2 ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी सेम है तो टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन रेडियस के साथ क्या होगा, वो आर स्क्वायर के साथ होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें कि अगर डेंसिटी सेम है तो फिर ये इक्वेशन अप्लाई होगी, और अगर मास इज सेम है तो ये इससे जो ऊपर वाला इक्वेशन है फिर वो अप्लाई होगी, इनवर्स रिलेशन होगा। और अगर डेंसिटी सेम है तो फिर डायरेक्ट रिलेशन होगा और वो आर स्क्वायर के साथ होगा। अगर आर को मैं डबल करूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम हो जाएगी, अगर आपको आर को मैं हाफ करूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें। अच्छा, इस पे जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को लिखा है ये भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एमसीक्यू देखा था कि कंसिडर 2 balls ऑफ आयरन, एक बाल जो है वो आयरन से बना है, एक वुड से बना है, और मास दोनों का सेम है, मास सेम है, ठीक है। विच विल अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी अर्लियर एंड विच बॉल विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। टर्मिनल वेलोसिटी कौन पहले गेन करेगा और ग्राउंड कौन पहले जो है वो हिट करेगा। तो एज यू ऑल नो कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, and as we know the density of iron is greater, so its terminal velocity is greater, it will hit the ground first. so यहाँ पे देखे ना, मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आयरन की टर्मिनल वेलोसिटी, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो इसका मतलब कि आयरन की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी मतलब कि वो आगे निकल जाएगा और वो ग्राउंड को फर्स्ट हिट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखे फिर वुड की जो है वो डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है, तो जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है, ठीक है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट अर्लियर गेन करेगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो तो वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो ग्राउंड को जल्दी हिट करेगा, एंड जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी और वो टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन करेगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक क्विक ओवरव्यू थी इस टॉपिक की। इंशाल्लाह इस टॉपिक में आप लोगों को अब कोई भी मसला नहीं होगा और कोई एमसीक्यूज आपसे मिस ही नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है वो मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, ठीक है। तो ये एक क्विक ओवरव्यू थी, आप लोग इसको अगर समझ ना आए तो बार बार देखें और इन पॉइंट्स को अपने साथ जहन में रखें, ठीक है, कोई भी एमसीक्यू आपसे फिर मिस नहीं होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।